देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश में सरकार एक तरफ सीएम राइज स्कूल का निर्माण करा रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि अधिकांश सरकारी स्कूलों में बुनियादी व्यवस्थाएं ही नहीं है। मध्य प्रदेश के 98% स्कूलों में शौचालय तो बना दिए गए, लेकिन इनमें से 25% यानी कि 19,337 स्कूलों में नल जल कनेक्शन ही नहीं है। ऐसे में कई स्कूलों में बच्चों को शौचालय की सुविधा का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। कुछ जगह बच्चे आसपास से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ स्कूलों में भामाशाहों के सहयोग से पानी के टैंकर आदि से वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में देश भर के सभी गांवों में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन को लागू किया है। जल जीवन मिशन सार्वभौमिक संतृप्ति दृष्टिकोण का पालन करता है और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीने के लिए स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रम शालाओं, आदिवासी आवासीय विद्यालयों सहित स्कूलों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत एक विशेष अभियान शुरू किया था। प्राथमिकता के आधार पर मध्याह्न भोजन पकाना, हाथ धोना और शौचालय में पाइप से पानी की आपूर्ति कराना इस मिशन की प्राथमिकता है। लेकिन उसके बावजूद कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी तक बुनियादी व्यवस्था नहीं है और इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघई जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, एक तरफ जहां मध्य प्रदेश सरकार बात कर रही है, सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं, उनके निर्माण लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी व्यवस्था की हम बात करें तो कई सरकारी स्कूलों में अब तक बुनियादी व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में क्या लगता है कि स्कूल में ये जो बुनियादी व्यवस्था नहीं, उससे बच्चों के भविष्य पे कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल शर्मिष्ठा जी, जिस तरीके से स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है, तालमेल भी नहीं है जी। आप ये देखिए कि कोई एजेंसी है, पंचायत है, वो बाउंड्री वॉल बनाने लग जाती है। कोई एक एजेंसी आती है, वो कहती है कि हम पानी की टंकी बनाएंगे। कोई एक एजेंसी आती है, कहती है हम लैट्रिन बनाएंगे, और किसी में कोई तालमेल नहीं है। कोई एजेंसी कहती है वहाँ ट्यूबवेल खोद देंगे, दो बार तीन बार ट्यूबवेल खोद दिए गए। पैसा तो स्टेट का खर्च हो रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो रहा। आप ये बताइए, जिस गांव में जल नल योजना है, चालू हो गई है, उस गांव में आपने नल का कनेक्शन भी लगा दिया, साथ में ट्यूबवेल भी खोद दिया। क्यों ये वेस्टेज हो रहा है भाई? आपने स्कूलों को आज तक कोई एक ढांचागत विकास पे ध्यान नहीं दिया, आपने कोई सिलसिलेवार विकास पे ध्यान नहीं दिया। किस स्कूल में क्या चीज है आपके पास में आज तो एट ए ग्लांस आप रख सकते हैं, आप कंप्यूटर पे सब चीजें जानकारी रख सकते हैं, एट ए ग्लांस देख सकते हैं, और वो व्यवस्था भी है, वेबसाइट पे भी है ये व्यवस्था। लेकिन कोई उस पर निगरानी करने वाला तंत्र नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आप ये देखें कि किसी स्कूलों में जो है टीचर्स है नहीं, किसी में टीचर्स की भरमार पड़ी हुई है। शहर के नज़दीक जो है सारे लोग ट्रांसफ़र शहरों के नज़दीक करा लेते हैं, गांव में टीचर जाते नहीं है। कोई जा रहा है तो जितने समय वो टाइम पीरियड में जा रहा है, उसकी बस पकड़ना है, उसके लिए वो बस पकड़ने के लिए भाग रहा है, तो स्कूल में नहीं समय दे पा रहा। तो ऐसे में आप सोचें कि कोई बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट हम स्टेट को दे पाएंगे, या विश्व स्तर पे हमारे जो बच्चे तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, वो यहाँ से पढ़ के जो जाएंगे वही तो अपनी विचार लेके जाएंगे, वही विचार सब जगह फैलाएंगे। तो ये जो चीज़ है, इनमें कोई सिलसिला नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग को, जब राज्य ने शिक्षा को अपने हाथ में ले रखा है, प्राइवेट सेक्टर को भी पैरेलल खड़ा कर रखा है, तो उसको एक सिलसिला तो विकसित करना पड़ेगा। आपको एक प्रोग्राम देना पड़ेगा, उस प्रोग्राम के तहत काम करना पड़ेगा। तो सीएम राइज स्कूल हो तो आप अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, बाकी स्कूलों में आप अलग तरीके का दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये अंतर जो अलग अलग ढंग से कर रखा है, ये बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा कि जो अंतर है इसे बदलना पड़ेगा। और हम मध्य प्रदेश, अगर पूरे मध्य प्रदेश की यहाँ बात करें तो 98% स्कूल ऐसे हैं जहाँ शौचालय बनाए गए हैं, स्वच्छता के तहत शौचालय बनाए गए, लेकिन उनमें से 25% स्कूल, लगभग हम बात करें 19,337 स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी तक नल जल का कनेक्शन नहीं। तो ऐसे में उन शौचालय का इस्तेमाल कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना तो बच्चों को पीने का पानी मिल रहा है, वहाँ मध्याह्न भोजन के लिए पानी नहीं मिल रहा है। कई जगह व्यवस्था ऐसी है कि टैंकर से पानी लाया जा रहा है, तो इसको स्वच्छता को भी तो यहाँ पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। जी, सबसे पहली प्राथमिकता शौचालय है, खासतौर से बच्चियों के स्कूल, जहाँ पे बच्चियां केवल इसलिए नहीं जाती हैं कि उनको शौचालय नहीं है, वो स्कूल जाना बंद कर देती हैं, तो ड्रॉप आउट संख्या बढ़ जाती है। तो ये जो आपको है, पहली प्राथमिकता तो आपको शौचालय की देना पड़ेगी, और सर्व सुविधा युक्त शौचालय देना पड़ेंगे, जिसमें सारी सुविधाएं हों।
तो यदि आप बच्चों के लिए ये बेसिक सुविधा नहीं दे पाएंगे आज़ादी के इतने सालों बाद भी, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हम सरकार जैसी चीज़ चला रहे हैं? बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है, इस पर सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आप ये देखिए, ना तो प्रोग्राम टीचर्स, अब हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, अच्छे टीचर्स की एजुकेशन आप दिला सकते हैं। कोई जगह सौभाग्य है बच्चों का, अच्छा टीचर है तो वो बढ़िया एजुकेशन दे रहा है, वो स्कूलों को भी मैनेज कर रहा है, शौचालय को भी मैनेज करवा देता है। लेकिन सब जगह तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, सारे टीचर्स इतने योग्य नहीं है, इतने कैपेबल नहीं है कि वो स्कूल प्रबंधन को भी संभाल सके। तो स्कूल प्रबंधन को संभालने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं विकसित किया गया है आज तक, जिसके कारण स्कूलों में बड़ी असमानता है और इस असमानता को बहुत जल्दी दूर करना पड़ेगा। खासतौर से जब हमारे नए मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी बार बार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा दिया जाए। नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू कर दी है, ऐसे में आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। बिल्कुल सही कहा आपने कि नई कानून व्यवस्था, नई शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई, लेकिन सवाल आलोक जी वही उठता है कि व्यवस्थाएं सारी लागू कर दी जाती है, नियम सारे बना दिए जाते हैं, लेकिन उन नियमों पर काम कितना होता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। बिल्कुल कॉम्पिटेंट लोग नहीं है आपके पास में, क्योंकि टीचर्स की जो भर्ती हुई थी बीच में, वो भर्ती कोई बहुत क्वालिटेटिव नहीं रही है। बिल्कुल। उसमें पॉलिटिकल विल के कारण, पॉलिटिकल हस्तक्षेप के कारण आपने टीचर्स भर्ती कर लिए, उनको जिम्मेदारी का भाव ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो जो है, आपने पता लगा सरपंच के परिवार के कुछ लोगों को भर्ती कर लिया जी। तो ऐसे लोगों से आप सोचेंगे कि स्कूल कॉम्पिटेटिव चल जाएंगे, ये नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी संख्या तो ये है, चिंताजनक बात ये है कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण बच्चे जाना बंद कर देते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाने लगते हैं। और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की साठगांठ हो जाती। वो षड्यंत्र पूर्वक सरकारी स्कूलों में ये व्यवस्थाएं नहीं बनाने देते ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएं, इसके एवज में वो भुगतान प्राप्त करते हैं। तो ये जो शिक्षा का माफिया है, ये माफिया पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। आपको जहां शिकायत मिलती है कि टीचर्स कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से साठगांठ कर रहे हैं और उनके लिए स्टूडेंट्स दे रहे हैं ताकि वो फीस वसूल सकें, तो यदि ऐसा ढांचा है, आपने इतना बड़ा सरकारी सिस्टम डेवलप कर रखा है, फिर भी आप उनके लिए सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं माफिया पे, तो ये स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, स्कूल प्रशासन की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा का माफिया तंत्र है, जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तब तक कुछ नहीं हो सकता। कई बार आलोक सिंह जी, एक चीज ये भी देखने में आती है कि सरकारी टीचर जो रहते हैं, लापरवाही उनमें व्याप्त रहती है, वो बच्चों को पढ़ाते नहीं और कई बार उन पर कोचिंग का प्रेशर डाला जाता है। बच्चे कोचिंग जाते हैं, स्कूल में उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है, कोचिंग के माध्यम से उन्हें पढ़ाने की बात कही जाती है और लगातार इसी तरह की चीजों को देखते हुए गरीब तबके के लोग भी मजबूरीवश प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख करते हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस जो होती है इतनी ज्यादा हाई होती है कि कई बार माता पिता की कमर तोड़ देती है। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और हम बार बार यही बात कहना चाह रहे हैं कि स्कूल में या तो प्राइवेट एजुकेशन उन्होंने कर दिया कि हम कोचिंग पढ़ाएंगे, आप हमारे पास कोचिंग पढ़ने आइए, और यदि नहीं है तो वो किसी प्राइवेट स्कूल से कांटेक्ट कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स यहाँ से भेजेंगे और पर स्टूडेंट उनको पैसा भुगतान मिल जाएगा। तो ये जो एक माफिया डेवलप हो गया है इतने सालों से, वो इसलिए हुआ है कि हमने कोई एजुकेशन का स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं डेवलप किया है। आप ये बताएं, जो घटिया टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तभी ना बच्चों को लेके आदमी प्राइवेट सेक्टर में जाता है। तो आपने इतना बड़ा वेतन आप दे रहे हैं उन टीचर्स को, अपनी कार से जा रहे हैं गांव के स्कूल में और उसके बाद में कुछ समय बैठ के चले आते हैं। आप ऐसे टीचर्स को यदि शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये सवाल किस पे आएगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट पे है कि आपको फुर्सत ही नहीं है कि अपने टीचर्स की क्वालिटी देखें, एजुकेशन की क्वालिटी देखें। जब आप ये सब नहीं कर रहे हैं तभी ना स्ट्रक्चर बैठ गया है और माफिया डेवलप हो गया है। तो माफिया किसी एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, इसके लिए लगातार निगरानी तंत्र रखना चाहिए और खास तौर से स्कूल शिक्षा विभाग में ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा जो वास्तव में शिक्षा को सुधार करना चाहते हैं, जिनके अंदर ललक है। आप ऐसे लापरवाह लोगों को के भरोसे नहीं छोड़ सकते ये डिपार्टमेंट को। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे लोगों को रखना होगा इस विभाग में जो शिक्षा से जुड़े हुए और एक्चुअल में वो चाहते हैं और समझते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है। ऐसे लोगों को अगर रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर सुधरेगा। अभी हाल ही में खबर भी सामने आई थी, मध्य प्रदेश की खबर थी आमला की, जहाँ एक सरकारी शिक्षक ने एक कॉलेज के बच्चों को मजदूरी पे रख रखा था, बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा था। इस तरह के शिक्षक भी सामने आते हैं। तो क्या लगता है, प्रशासनिक अमला यहाँ ढीला पड़ रहा है या फिर सरकार के जो नियम कानून है वो बहुत ज्यादा लचीले हैं? सरकार के पास में सारे नियम है,
सरकार के पास में शिक्षकों की को सजा देने की भी व्यवस्था है जी। उनके पास में गोपनीय जांच प्रतिवेदन आते हैं, उनके आधार पर भी कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल। जब सब कुछ है तो इसके बाद भी स्ट्रक्चर क्यों चल रहा है ऐसा? कोई टीचर है वो अपनी दुकान पे बैठा है, किराने की दुकान पे, और बच्चों को लगा दिया, कॉलेज के बच्चों को ट्यूशन की तरह उनको भेज दिया कि जाके आप हमारे बच्चों को पढ़ा के आओ। तो ये जो सिस्टम बना है, किराए पे टीचर रखने का सिस्टम बना है, ये भी तो शिक्षा माफिया का हिस्सा है। और वो चाहते हैं कि ऐसा घटिया एजुकेशन दिया जाए ताकि बच्चे प्राइवेट कोचिंग की तरफ जाएं या कोई प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाएं। आप ये देखिए कि बच्चे को 10-10 हज़ार रुपए फीस जो है, बहुत छोटे छोटे परिवारों के लिए जो बेलदारी का काम करते, कृषि मजदूर हैं, उनके बच्चों को वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है। ये कितनी दर्दनाक स्थिति है, और उन बच्चों को अच्छा एजुकेशन इसके बाद भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो है सरकार को, खास तौर से लोक शिक्षण संचालनालय में बैठे अधिकारियों को और शासन में बैठे अधिकारियों को ये सोचना पड़ेगा कि वो कैसे उत्तरदायी शिक्षा तंत्र विकसित कर सके। जब आज टेक्नोलॉजी है तब तो किया जा सकता है, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा शक्ति का अभाव है या आपकी योग्यता नहीं है? इसमें योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि इच्छा शक्ति का अभाव है, क्योंकि अगर लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही, इस तरह के मामले सामने आ रहे, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले को धरातल पर उतरकर लगातार जांच करनी होगी। इस तरह के जो भी शिक्षक है जो लापरवाह बने हुए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। और कार्रवाई सिर्फ इतनी नहीं कि उन्हें निलंबित कर दिया, उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए और भविष्य में कभी किसी सरकारी नौकरी के पद पर उनको नहीं रहना चाहिए। इस तरह का कोई नियम भी बनना चाहिए। हम नल जल कनेक्शन की बात करें, मध्य प्रदेश इसमें 31वें पायदान पर, एक और हम हर घर नल जल देने की बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में बच्चों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। कई बार हम यहाँ शौचालय की बात करें कि शौचालय में व्यवस्था नहीं, लेकिन बच्चों को कई जगह ऐसी जहाँ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो प्रशासनिक अमले की कमी यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। नहीं, प्रशासनिक अमला तो पर्याप्त है। आप ये देखें कि स्कूल में टीचर्स पर्याप्त है, बच्चे नहीं है उससे ज्यादा टीचर्स है। बिल्कुल। आप ये देखें, इसके बाद भी यदि पीने का पानी नहीं मिल रहा है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो ये इच्छा शक्ति है का अभाव है और अयोग्यता है, ये अक्षमता है, षड्यंत्र है और समाज के प्रति षड्यंत्र है, और इसका कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद, शिकायतों के बावजूद यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये कॉम्पिटेंसी का अभाव है। आप लगातार शिकायतें मिलने के बाद भी यदि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधार पा रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? भाई, आप इतना बड़ा वेतन ले रहे हैं, बार बार आपको सारे पेंशन चाहिए, सारी छुट्टियां चाहिए, सब कुछ चाहिए, काम नहीं करेंगे तो ऐसे सिस्टम को आप कब तक पालते रहेंगे भाई? तो इस सिस्टम के पैरेलल सिस्टम तो खड़ा हो चुका है, लेकिन वो पैरेलल सिस्टम महंगा है। आम जनता के लिए अब दोहरा बोझ उठाना पड़ रहा है। एक तो सरकारी सिस्टम पालने के लिए जनता को टैक्स देना पड़ रहा है और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है, तो दोहरा बोझ पड़ रहा है। तो आपको तय करना पड़ेगा आपको सरकारी स्कूल रखना है या नहीं रखना है। आप यदि इनको नहीं रख सकते, इनको नहीं सुधार सकते तो बंद कर दीजिए। तो आप वो भी नहीं करेंगे, उनको पालते भी रहेंगे और उसके साथ में जनता को प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजना पड़ेंगे। तो ये जो चीज है, इस पे सरकार को, नई सरकार को गौर करना चाहिए। इस सिस्टम को सुधारें या इसको हटा दें। बिल्कुल कोई ना कोई सिस्टम, कोई विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा कि विचार करना पड़ेगा, या तो सिस्टम को सुधारा जाए या फिर हटा दिया जाए। जैसे कि हम बात करें हटाने की, अगर कभी किसी सरकारी शिक्षक पर कार्रवाई की बात होती है, लापरवाही के कारण कार्रवाई की बात होती है, तो आपने देखा होगा कई बार सारे शिक्षक एकजुट होकर हड़ताल पे आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। तो सरकार पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जाता है लगातार कि उनकी गलती नहीं, उन्हें माफ किया जाए, वेतन बढ़ाने के लिए लगातार धरने किए जाते हैं। तो क्या लगता है, जिम्मेदारी को लेकर भी एक धरना होना चाहिए इनका? धरना क्या करेंगे, वो सब माफिया है जी। वो सब जो है काले तरीकों से अपना के नौकरियों में आए हुए हैं। उनकी योग्यता भी कुछ नहीं है, फर्जी डिग्रियां हैं, फर्जी डिग्रियों से डिग्रियां इकट्ठी कर ली और बैकडोर से उन्हें नौकरियां पाई हैं। तो सब गिरोह बना के काम करते हैं। कई जगह जाति के आधार पर गिरोह बने हुए हैं, कई जगह जो है किसी पॉलिटिकल विंग के कारण गिरोह बने हुए हैं, और वो सब जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं, कॉम्पिटेंसी की बात नहीं करते। लेकिन सरकार को भी ये सोचना है कि उन्हें जब नौकरी पे रखा है तो उनको काम करना पड़ेगा। उनको आप ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की फेल्यूर है कि आप ऐसे माफिया को नौकरी पे लगातार कैसे बने हुए हैं वो, और कैसे वो नौकरी कर सकते हैं। यदि आपको समझ में आता है, आपको जानकारी मिलती है कोई शिक्षक गलत तरीके अपना रहा है, गिरोहबंदी कर रहा है, आप उसको हटाइए, बाहर करिए। उसको क्यों इस सिस्टम में जगह दे रखा? बहुत सारे योग्य लड़के लड़कियां हैं जिनको काम की जरूरत है, वो अच्छा काम कर सकते हैं, जिम्मेदारी से कर सकते हैं, लेकिन आपने पाल रखा है इन लोगों के लिए। तो इन पे गौर करना पड़ेगा। इनके शिक्षक संघ जो हैं
उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। वो यदि गलत मांग उठाते हैं, गलत ढंग से षड्यंत्र करते हैं, आप उनको हटाइए। तो ये फैसला लेना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जैसे कि एक और तो बात सामने आती है कि कई बार इनकी शिकायतें नहीं की जाती और कई बार ऐसा होता है कि शिकायतें की जाती तो मामले में कार्रवाई जो होती है इतनी धीमी गति से होती है कि सामने वाला व्यक्ति इंसाफ की उम्मीद ही खो देता है। बिल्कुल। और शिकायतों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए खासतौर से संचालनालय के बाबुओं का एक गिरोह है। वो गिरोह ये काम करता है कि कोई भी शिकायत आई उसको ठंडे बस्ते में डलवा दिया जाए। अब किसी शिक्षक के खिलाफ यदि कोई जानकारी आई, फाइल तैयार है, पूरे नोटशीट लिखी हुई है, आपने उस फाइल को पेंडेंसी में डाल दिया। अब वो ऐसा करते हुए 1-2 नहीं 10-10 साल 12-12 साल तक समय गुजार देते हैं। बिल्कुल। तब तक शिक्षक के रिटायरमेंट की तारीख आ जाती है और वो रिटायरमेंट हो जाता है और फिर पेंशन भी लेता है और उसके पेंशन तक भी वो फाइल दबी रहती है। बिल्कुल। तो ये जो है, ये लाल फीताशाही जो है, ये इसके कारण ये शिक्षा विभाग जो है गैर जिम्मेदार बना हुआ है और उसके कारण ये गड़बड़ियां आज तक जिंदा है। नहीं, आप यदि फैसला लेना चाहें तत्काल ले सकते हैं, आप उस पर एक्शन करिए, उस शिक्षक को हटाइए, दूसरे को रखिए। तो ये ना करना, ये कॉम्पिटेंसी का अभाव है। ये गिरोह संचालनालय में जो काम करता है वो उसका कारण है और संचालनालय के लोग ही मंत्रालय में भी अपने एजेंट्स भेज देते हैं और वो वहां से शासन स्तर पर फाइल रोक देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये देखना पड़ेगी, अधिकारियों को खुद देखना पड़ेगा पूरी फाइल कितनी रखी हुई है, कितनी पेंडेंसी है, उन पेंडेंसी का निपटारा क्यों नहीं हो रहा है, ये अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। यदि अधिकारी लापरवाह रहेंगे तो कैसे ये निपटारा हो पाएगा। बिल्कुल। इस पे गौर करना पड़ेगा, तभी इस माफिया पे लगाम लगाई जा बिल्कुल सकती सही कहा कि इस पे गौर करना पड़ेगा, तभी इस माफिया पे लगाम लग पाएगी। यहाँ अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी, सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अव्यवस्थाओं में जो शिक्षा है उसको कैसा सुधारा जाए। सरकार को मास एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, मास अपील पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट शिक्षकों से संवाद करना पड़ेगा, शिक्षकों को डायरेक्ट निर्देश देना पड़ेंगे। आप ये देखिए, कागज पर निर्देश जाता है, उसने देखा नहीं देखा, पढ़ा नहीं पढ़ा, कुछ नहीं है। आज तो आपके पास में टेक्नोलॉजी है, एट ए ग्लांस आप पूरे टीचर से बात कर सकते हैं। जब आप मुख्यमंत्री बैठ के किसी दूसरे जिले में कलेक्टर साहब से बात कर लेते हैं, प्रशासनिक अमले से जानकारियां ले लेते हैं, तो क्या हम टीचर से संवाद नहीं कर सकते? बिल्कुल। क्यों उन्हें हम भोपाल में बुलाना पड़े मीटिंग के लिए? उनको वहीं रहे वो और उसके साथ में हम मीटिंग कर लें और लोगों से बातचीत करके ऑनलाइन मीटिंग से उनको निर्देश दें और उनसे जवाब लें, उनसे सवाल करें, उनसे जो रिपोर्ट्स हैं, उनने जो भेजे हैं दस्तावेज, उनके बारे में पूछें। ये सब जब प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जिम्मेदार बनाया जा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से, और सरकार जब संज्ञान लेगी उनको लगातार यहाँ बुलाने से अच्छा है टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर उनसे संपर्क किया जा सकता है और वहाँ की एक्टिविटी भी पता की जा सकती है, वहाँ के लोगों से भी इस माध्यम से बात की जा सकती है कि जो शिक्षक है समय पर आ रहे हैं नहीं आ रहे, बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान हो सकती है। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए और लापरवाह जो शिक्षक है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ हम नल जल योजना की बात कर रहे हैं तो उन स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, तभी वो जो स्वच्छता अभियान की बात चल रही है उसको पलीता नहीं लगेगा, अन्यथा स्वच्छता अभियान को भी यहाँ साफ तौर पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सिंघई जी आपका हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए। देश में कुल 10,20,408 सरकारी स्कूल और इनमें से 9,23,963 स्कूलों में नल जल कनेक्शन हो चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था की जानी थी। इसके बावजूद अब तक मध्य प्रदेश के 23,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी और 19,000 से ज्यादा स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पेयजल की व्यवस्था नहीं है तो किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन सफल होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।